हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 18 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर की अगर बात करें तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है और सब्जेक्ट जो है सामाजिक अध्ययन है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है कर रहे हैं। और इसके पहले अगर आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और उसके बाद में अगर बात करें इसमें जो है किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसमें जो है क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। और उसके बाद में इसमें जो है राजन सीरीज के अलावा भी जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट जो है यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग जो है देखते हैं। तो अगर बात करें तो कल के वीडियो में जो है हम लोग 40 नंबर तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो है हम लोग 41 नंबर से देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। और यहाँ पे तो चलिए दोस्तों, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और उसके बाद में जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे 41 नंबर में दिया हुआ है कि कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले किन्हीं दो उपायों के बारे में लिखिए। यानी कृषि में जो है किस प्रकार से विकास बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं उसके बारे में लिखना है। तो भूमि सुधार करना और उसके बाद में हरित क्रांति को जो है सफल बनाने हेतु जो है प्रयास करना, ये सरकार के द्वारा जो है उठाए गए कदम है। 42 नंबर में दिया है कि हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। यानी किसी देश के लिए उस देश का संविधान क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसको जो है बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है भारत देश के परिप्रेक्ष्य में बताना है कि भारत देश के लिए एक संविधान क्यों आवश्यक होता है। तो हमारा देश एक विशाल देश है। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जाति धर्म और संस्कृति के लोग जो है रहते हैं, इसीलिए भारत को जो है विविधता में एकता के नाम से भी जाना जाता है। इनमें जो है धर्म हो गया, भाषा हो गया, साहित्य और रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान जो है आदि में अलग-अलग स्थानों पर, अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग जगह पर जो है अंतर देखने को मिलता है। देश को जो है एक तथा अखंड रखने के लिए, देश का विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए और संघीय व्यवस्था को जो है सफल बनाने के लिए तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए जो है संविधान की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वगैरह ये सब जो है शब्द हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी को जो है सफल बनाने के लिए, संचालन करने के लिए कि ठीक प्रकार से जो है देश का संचालन सभी व्यवस्था जो है बना रहे, इसके लिए जो है उन सभी के बारे में संविधान में लिखा होता है। ठीक है, तो इसी की जो है संचालन करने के लिए यानी सफल बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। बिना संविधान के जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में जो है स्थिरता और विकास संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है संविधान ही पूरे देश को जो है निर्देशित करता है। उसके बाद में यहाँ पे 43 नंबर में दिया है कि जल के स्रोत कौन-कौन से होते हैं, यानी कहाँ से हमको जल की प्राप्ति होती है। तो जैसे हो गया झील से भी प्राप्त होता है, नदियाँ हो गए जैसे हिम नदियाँ हो गया और उसके बाद में भूमिगत जल, वर्षा का जल, ये सभी जो है जल के स्रोत हैं। 44 नंबर में दिया है कि वायु क्या होता है? तो वायु के गर्म होने का क्या परिणाम होता है? यानी वायु किस प्रकार से गर्म हो जाती है और वायु क्या होता है इसके बारे में जो है हमको लिखना है। तो वायु सभी जीवधारियों के लिए जो है जीवनदायिनी होती है और वायु के अभाव में जीवित नहीं रह सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य, ठीक है? वायु जो है दिखता नहीं है, अदृश्य परत जो है विद्यमान रहता है, जो एक लिफाफे की भांति पृथ्वी को घेरे हुए है। ठीक है, वायु के गर्म होने पर ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ओजोन परत जो है हमारी जो गर्म सूरज से आने वाली उष्मा को जो है फिल्टर करके हम तक जो है आसानी से पहुंचाती है। उसके बाद में यहाँ पे 45 नंबर में दिया है कि मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी मौर्य काल में जो है उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में जो है यहाँ पे लिखना है। तो मौर्य काल में जो है मौर्य सम्राट जो है निरंकुश थे, किंतु वह स्वेच्छाचारी नहीं थे। सम्राट जो है प्रजा को अपने पुत्रों की भांति जो है
समझता था इसमें मौर्य काल में जो है, क्योंकि जो है हमको प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है, ठीक है? वहाँ की प्रशासन किस प्रकार से होती थी, इन सभी के बारे में जो है लिखना है। वह जनता के प्रति जो है समर्पित होकर कार्य करते थे और मौर्य काल में राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होता था। इसमें 12 से लेकर 20 तक मंत्री होते थे, यानी 12 मंत्रियों से लेकर जो है 20 मंत्री तक इसमें मतलब सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होते थे और आवश्यकता अनुसार जो है इसमें कम या ज्यादा भी हो सकते थे। शासन की सुविधा है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 18 विभागों की जो है स्थापना किया था। ठीक है, शासन का जो है संचालन किस प्रकार से चलाया जाए इसके लिए जो है 18 विभागों की मौर्य काल में स्थापना की गई थी। मौर्य काल में अनेक प्रांत थे और प्रांत अनेक मंडलों में जो है प्रांत और उसके बाद में प्रांत को मंडलों में बांटा गया था, जिसमें महानतम शासक शासन करते थे। नगरों एवं गांवों का प्रबंधन जो है पृथक से किया गया था और इस समय की न्याय व्यवस्था सुगठित थी। दंड विधान की भी जो है कठोर व्यवस्था होती थी, इसीलिए जो है अधिक अपराध नहीं होते थे मौर्य काल में। 46 नंबर में दिया है कि गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन से थे। गुप्त काल में जो है जो प्रमुख बंदरगाह थे उसको जो है यहाँ पे लिखना है। तो इसमें जो है आपके राजन सीरीज की अगर बात करें तो राजन सीरीज में जो है यहाँ पे केवल एक ही बंदरगाह लिखा हुआ है, तम्रलिप्ति। ठीक है, तो गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है तम्रलिप्ति। ठीक है, यह वर्तमान में जो है पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगर पूछ ले कि जो है किस स्टेट में स्थित है तो ये पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित है। अगर तम्रलिप्ति समुद्री व्यापार और वाणिज्य का एक जो है महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका और अन्य स्थानों के साथ जो है व्यापारिक संबंध बनाए जाते थे। गुप्तकालीन भारत के दौरान इस बंदरगाह का उपयोग जो है व्यापारिक गतिविधियों और आयात निर्यात और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए जो है बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसके अलावा अगर बात करें गुप्तकालीन बंदरगाह की तो गुप्त काल में जो है भरूकच्छ और इसको जो है वर्तमान में जो है भरूच जो कि गुजरात में है और सोपारा भी जो है प्रमुख बंदरगाह गुप्त काल में माना जाता है। उसके बाद में 47 नंबर में दिया है कि दक्षिण के मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं, जो दक्षिण भारत में मंदिरें पाई जाती हैं उनकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो दक्षिण के मंदिरों में जो है गुहा मंदिर चट्टानों को जो है काट कर बनाए गए थे और उसके बाद में मंदिरों की मूर्तियों पर जो है गांधार कला का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण के मंदिरों में जो है पत्थरों का जो है प्रयोग किया गया है और दक्षिण के मंदिरों में खंभों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। उसके बाद में 48 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि विश्व के महाद्वीपों का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। यानी विश्व में कितने महाद्वीप पाए जाते हैं इसका जो है वर्णन करना है, किस महाद्वीप में कौन कौन सा कहाँ महाद्वीप पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना भारत हो गया, इंडिया हो गया, ये एशिया में आता है, ये आपका एशिया हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और ये यूरोप हो जाएगा आपका, यूरोप और उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सभी जो है महाद्वीप है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में, यानी एशिया महाद्वीप में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एशिया जो है विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप है। संसार के सभी क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व एशिया महाद्वीप द्वारा जो है किया जाता है। सभी एशिया महाद्वीप की अवस्थिति ग्लोब पर जो है पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप स्थित है। एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप के यूराल पर्वत तथा यूराल नदी द्वारा जो है अलग किया जाता है। एशिया महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप को यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा जो है इसको अलग करती है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से जो है गुजरती है। यहाँ पे देख सकते हैं कर्क रेखा जो है ये एशिया महाद्वीप से गुजरती है। उसके बाद में हम यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है यूरोप महाद्वीप की अवस्थिति की अगर बात करें तो एशियाई भूखंड के
पश्चिमी भाग में स्थित है, यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप की मुख्य विशेषता है कि 3 ओर से जलीय भाग से घिरा होना। यूरोप महाद्वीप जो है और एशिया एवं यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से संबद्ध है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप के उपरांत अफ्रीका महाद्वीप का स्थान जो है क्षेत्रफल में दूसरा है। और विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसमें जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। अर्थात जो पृथ्वी की ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये भूमध्य रेखा हो गया, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। और उसके बाद में ऊपर क्या होता है, और नीचे ये कर्क रेखा हो गया आपका, नीचे मकर रेखा होता है, ये हो गया भूमध्य रेखा। तो ये तीनों रेखाएं जो है ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया और मकर रेखा, ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा तो इस महाद्वीप के अलग लगभग जो है मध्य से गुजरती है। जो विषुवत रेखा है ये बीच का जो काल्पनिक भूमध्य रेखा है, भूम को जो मध्य में रेखा खींची जाती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो विषुवत रेखा है ये अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर जो है गुजरती है। इस महाद्वीप का काफी बड़ा भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी होती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी, ये जो है ये लंबी नदी की बात कर रहा है। अब आप लोग बताइए कि बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका के अगर बारे में बात करें तो उत्तरी अमेरिका वैश्विक स्तर पर जो है तीसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से ये जुड़ा हुआ है जो पनामा स्थल संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस महाद्वीप की अवस्थिति जो है पूर्णतया पश्चिमी तथा उत्तरी गोलार्ध है। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो महाद्वीप का अधिकतर भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। और इस महाद्वीप में ही विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो एंडीज पर्वतमाला है का विस्तार पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक जो है द्वीपीय महाद्वीप है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फिगर में ये द्वीपीय महाद्वीप क्यों है, क्योंकि इसके चारों ओर से ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके चारों ओर से जो है ये जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात हम लोग कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूर्णतया जो है दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। यह चारों ओर महासागरों और सागरों से अस्थायी रूप से जो है आवृत है, मतलब घिरा हुआ है। अंटार्कटिका देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है विशेष की अवस्थिति दक्षिणी ध्रुव ध्रुवीय क्षेत्र से है। यह महाद्वीप वर्ष भर जो है हिम से आच्छादित रहता है। इसके फलस्वरूप यहाँ किसी प्रकार का अस्थाई मानव निवास नहीं होता है, ठीक है। तो अंटार्कटिका ये नीचे का जो पार्ट है, ये नीचे का जो पार्ट है ये अंटार्कटिका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने महाद्वीप के बारे में बात किया, सातों महाद्वीप के बारे में। उसके बाद में 49 नंबर की हम बात करते हैं। 49 नंबर में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यरोहण किस सन में हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो है यहाँ बात करें 298 ईस्वी में उन्होंने अपना साम्राज्य बेटे बिंदुसार को जो है देकर कर्नाटक चले गए थे, जहां उन्होंने 5 हफ्तों तक जो है बिना खाए पिए ध्यान किया था और जिसे संकरा कहा जाता है। ये जब तक करते थे तब तक वर न पाए जब तक वर न पाए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। बिंदुसार का जो है राज्यरोपण, यहाँ पे पूछा गया कि राज्यरोहण कब हुआ था, तो 298 ईस्वी में जो है इनका राज्यरोहण हुआ था। उसके बाद में 50 नंबर की बात करें तो 50 में दिया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से इन्हीं 4 का नाम लिखिए। तो ये जो है ये नवरत्न के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 4 रत्न के बारे में बात करें तो ये धन्वंतरी है और अमर सिंह है, शंकुक है और बेताल भट्ट है। उसके बाद में कालिदास, कालिदास के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, क्या क्या लिखे हैं, इनकी रचना क्या है, ठीक है, नाटक क्या है, तो इन सभी के बारे में जो है बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 18 जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में करने वाले हैं। और उसके बाद में बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे जो है आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास से जिनको नहीं पता है उनके पास जो है शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फीडबैक देना जो है भूलिएगा मत, क्योंकि जो है उसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि जो है वीडियो को किस प्रकार से और अच्छा बनाया जाए, अच्छा-अच्छा प्रैक्टिस सेट लाया जाए, ठीक है? तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे जो है करेंगे प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।